भाइयों हमने खाता खुलवाया हुआ एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में और उसमें एफडी भी कराई हुई, लेकिन मेरे घर वालों को लगे जितना भी पैसा मैंने इसमें डाला ना वो सारा डूब जाएगा। तो इस वीडियो में भाई हम यही देखेंगे कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं ये एफडी वगैरह कराने के लिए सेफ़ हैं भी या नहीं, और अगर सेफ़ हैं भी तो मैं पर्सनली क्या सोचता हूँ, मैंने कितने पैसे रखे हुए हैं इस बैंक में, और अगर बाई चांस ये बैंक डूब गया तो मुझे मेरे पैसे कितने दिन बाद मिलेंगे। ये सारी चीज़ें भाई इस वीडियो में हम कवर करेंगे, तो लास्ट तक जरूर देखियो भाइयों। तो भाइयों जब कुछ दिन पहले हमने इस बैंक में खाता खुलवाया ना, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो हमने घर जिक्र नहीं करा क्योंकि कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी ना थी, किसी बैंक में खाता ही तो खुलवाया था, तो हमने बताया नहीं घर, इस बारे में बात भी नहीं हुई। लेकिन कुछ दिन बाद ना भाई हमारे घर ये चेक बुक डिलीवर हुई, और उस दिन ये चेक बुक करी रिसीव मम्मी पापा ने। अगले दिन सवेरे के टाइम मेरे डैडी सवेरे ही खा पी के सेट हो रखे बिल्कुल, और मुझे समझाने लग गए, अरे बेटे इस तरह के बैंक तो आते रहे और जाते रहे, तेरा तो सारा पैसा डूब जाएगा इसमें, कभी तो कोई ढंग का काम कर लिया कर, किसी बड़े बैंक में खुलवाता खाता। तो मैं उन्हें समझाने लग गया कि अरे नहीं नहीं, इसमें इसका तो इंश्योरेंस भी हो रखा, आरबीआई के अंदर भी वो कह रहे थे है ये, और हमने ज़्यादा पैसे नहीं रखने, मतलब समझाने लग गया मैं घर वालों को कि मैंने सही काम करा। लेकिन भाई डाउट बैठ गया दिमाग में कि ये तो डूब से गया सही में बैंक। तो भाई हमने बस सोच लिया कि हम पूरी मेहनत करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक सही में सेफ होते हैं या नहीं होते। तो बस भाई हमने मेहनत शुरू कर दी उसके बाद। तो भाइयों काफ़ी देर तक इसी तरह से मेहनत करने के बाद हमें ये समझ आया कि बैंक तो कोई भी डूब सके। तो मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब कोई बैंक डूब जाएगा तब हमारे पैसे का क्या होगा। भाइयों मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो भी मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो गलती भी हो सकती है भाई इन्फॉर्मेशन में थोड़ी बहुत ही। बाकी मैं लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके उनकी वेबसाइटों से पढ़ सकते हो। तो भाइयों जहाँ तक हमें समझ आया ना, बस 4 ही चीज़ें हो सकें एक बैंक के डूबने के बाद। पहली चीज़ कि सरकार उसमें अपना पैसा डालेगी और उसे डूबने से बचा लेगी। दूसरी चीज़, सरकार अपने किसी सरकारी बैंक को कहेगी कि इस डूबते हुए बैंक को खरीद लो, और इन दोनों ही केस में भाई हमारा पूरा पैसा वापस आ जाएगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन तीसरी चीज़ है भाई डिपॉजिट इंश्योरेंस, कि सरकार कुछ नहीं करने की और हम सब बस इंश्योरेंस के पैसे के ऊपर बैठे रहेंगे भाई, उसी की बाट देखते रहेंगे कब आवेगा कब नहीं आवेगा। इसके बारे में भाई हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। चौथी चीज़ है भाई कि उसका वो आरबीआई के अंदर आता ही ना हो बैंक, उसने डिपॉजिट एंड इंश्योरेंस करा ही ना रखा हो, उस केस में भाई हमारे सारे पैसे डूब सकें। तो भाई हम तो नहीं चाहते कि हमारे सारे पैसे डूब जाएं, तो कम से कम डिपॉजिट इंश्योरेंस का तो भरोसा होना चाहिए। लेकिन भाई अब पहले हम सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या होता है और क्या ये सही में उतना अच्छा होता भी है जितने बैंक वाले जो एम्प्लॉई हैं वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे। भाइयों जो ये डिपॉजिट इंश्योरेंस है ना, इसे हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। सोचो भाइयों, हम ना एजेंसी गए और हमने ना एक नवी मोटरसाइकिल खरीदी, कुछ इस तरह की बिल्कुल मस्त सी। अब भाई इस मोटरसाइकिल को हमने खरीद तो लिया, लेकिन इसे हम घर नहीं ले जा सकते जब तक कि हम इसका इंश्योरेंस नहीं करा लेते। तो वहाँ पे इंश्योरेंस वाले बैठे हों, वो 3-4 हज़ार रुपये लें, उसके बाद इंश्योरेंस करके उसके बाद सारे कागज कुगज जब पूरे हो जाएं गाड़ी के, तभी हम उसे अपने घर ला सकें। तो यही सेम चीज़ भाई बैंकों के साथ भी होती है। तो भाइयों आरबीआई से लाइसेंस लेने के बाद जब ये बैंक अपना काम धंधा शुरू करते हैं, हमें कहते हैं कि हाँ भाई आओ हमारे यहाँ बैंक में खाता खुलवाओ, और हमसे पैसे लेते हैं, तो कानूनी तौर पे इन्हें उस पैसे का इंश्योरेंस कराना पड़ता है भाई। और इस इंश्योरेंस को कराने के लिए ये जाते हैं DICGC के पास, जो कि एक आरबीआई की सब्सिडरी कॉरपोरेशन है। अब भाइयों जो ये इंश्योरेंस हो रहा है इसके भी तो पैसे देने पड़ेंगे किसी न किसी को। तो भाइयों ये बैंक की जिम्मेदारी है कि वो अपनी तरफ से कराए इंश्योरेंस, और इसके लिए हाँ भाई उन्हें पैसे देने पड़ते हैं DICGC को। और आज के टाइम में जो रेट चल रहा है वो है लगभग 120 रुपये हर 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराने के लिए। तो सोच के चलो भाई, आपके अगर 2 लाख रुपए जमा है ना बैंक में, तो बैंक को इसके लिए 240 रुपये देने पड़ेंगे DICGC को इसके इंश्योरेंस करने के लिए। भाइयों वीडियो काम की लग रही हो तो लाइक कर दियो वीडियो को, और चैनल को कर लियो सब्सक्राइब, ताकि थारे भी भाई को लगे कि किसी दूसरे भाई का फ़ायदा हो रहा। तो भाई बस फटाफट कर दो लाइक वीडियो को। अब भाई क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे सारे पैसों का इंश्योरेंस कराते हैं वो? तो भाई ऐसा नहीं है, वो सिर्फ 5 लाख रुपए तक का ही इंश्योरेंस कराते हैं, क्योंकि इतना ही उन्हें कानूनी रूप से कराना होता है, मतलब मजबूरी है ये उनकी। और भाई जो ये 5 लाख रुपए भी है ना, ये आपकी FD RD, आपके जमा खाते पे जो इंटरेस्ट मिलने वाला वो, और आपका कोई और खाता है इस बैंक में
जैसे कि एक करंट अकाउंट हो गया, एक सेविंग अकाउंट हो गया, ये सारे मिला के टोटल 5 लाख रुपए ही इंश्योर्ड रहेंगे भाई। यानी कि भाइयों अगर हमने बैंक में 2 लाख रुपए रखे और कल को बैंक डूब गया तो हमें 2 लाख के 2 लाख वापस मिल जाएंगे इंश्योरेंस के थ्रू। और अगर हमने रखे, सोचो कहीं से बड़ी पेमेंट आई, हमने 10 लाख रुपए रख दिए बैंक में, तो कल को अगर बैंक डूब गया तो हमें सिर्फ 5 ही लाख वापस मिलेंगे भाई। भाइयों अब अपने मोबाइल से हम चेक करेंगे कि ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हों ये असली में डिपॉजिट इंश्योरेंस के अंडर आते भी हैं या नहीं। क्योंकि भाइयों जब तक ये बैंक डूबते नहीं ना, उससे पहले कुछ नहीं पता चलता, तब तक तो लग रहा हो सब बिल्कुल मस्त चल रहा, और असली में चाहे हालत उनकी कुछ ऐसी हो रही हो। तो भाई उसके लिए हम पहले अपना ब्राउज़र खोल के उसमें सर्च कर लेंगे गूगल में DICGC। अब भाई जहाँ ये DICGC लिखा हुआ ना, इस पर ओके कर देंगे। अब उसके बाद भाई ये मेन्यू आ रहा ना, इसके ऊपर ओके कर देंगे। और उसके बाद नीचे फॉर डिपॉजिटर्स आ रहा जहाँ, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ रहा है भाई अ गाइड टू डिपॉजिट इंश्योरेंस, इसके ऊपर ओके कर देंगे। तो भाइयों हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और तीसरे ऑप्शन में भाई हम देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ कि हमारे 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड रहेंगे इस स्कीम के अंडर। तो भाइयों कुछ और पॉइंट पढ़ने के बाद, और स्पेशली 13वां पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ, उसे पढ़ने के बाद हमें ये समझ आया कि एक बैंक डूबने के 3 महीने के अंदर अंदर एक लिक्विडेटर असाइन होगा भाई। लिक्विडेटर वो होता है जो कि पूरा हिसाब लगावेगा कि किस किस कस्टमर के कितने पैसे बनते थे और कितनी उनको पेमेंट करनी आगे। और ये जो लिस्ट है वो DICGC को दे देगा बाद में, और DICGC उसके 2 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर देगा लिक्विडेटर को, और लिक्विडेटर भाई फिर बाद में हमें देगा। अब भाइयों ये भी चेक कर लेते हैं कि जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं ये इंश्योर्ड बैंक्स की लिस्ट में आ भी रहे हैं या नहीं। तो भाई इसके लिए हमें बैक करना होगा, और बैक करने के बाद भाई हम फिर से मेन्यू पे क्लिक करेंगे फॉर डिपॉजिटर्स, और उसके बाद भाई हम करेंगे लिस्ट ऑफ इंश्योर्ड बैंक्स। अब भाई थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो चौथे ऑप्शन पे हमें दिखेगा स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यानी हाँ भाई स्मॉल फाइनेंस बैंक भी रजिस्टर होते हैं DICGC के अंदर। अब हमारे मोबाइल में भाई ये अजीब सा खुल रहा है यहाँ, लेकिन ये चौथा पॉइंट है तो इस पर ओके कर देंगे। अब भाई आप पे ऑप्शन आएगा ये PDF डाउनलोड करने का, तो इस पर ओके कर देंगे भाई। अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे भाई और फिर देखेंगे कि कौन कौन से बैंक आ रहे हैं लिस्ट में। तो भाइयों जैसे कि हम लिस्ट में देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, और भाई लास्ट में ये मेरे वाला भी आ रहा है जिसमें मैंने खाता खुलवाया, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। अब भाई जो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक इस लिस्ट में है वो 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड है, और DICGC की वेबसाइट पे हमें शो भी हो रहा है। अब मैं बताता हूँ मैं पर्सनली क्या सोचता हूँ बैंकों में पैसे रखने के बारे में। तो भाइयों कहने को तो हमें बैंक डूबने के 5 महीने बाद सारे पैसे मिल जाने चाहिए अपने वापस, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है भाई। अब मैं दिखाता हूँ, इसमें तगड़ा झोल है एक। इसके लिए भाई हमें अपना वही DICGC की वेबसाइट खोलनी, और इस बार भाई हमें जो मेन्यू के अंदर जाना है फॉर डिपॉजिटर्स, और उसके बाद हम क्लिक करेंगे क्लेम सबमिशन पेंडिंग, इसके ऊपर ओके कर देंगे भाई। अब भाई थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे, और ये मोबाइल में तो भाई ढंग से नहीं दिख रहा, लेकिन ये वो बैंक हैं जो डूब चुके हैं, लेकिन जो लिक्विडेटर था ना भाई उसने अपना काम ढंग से नहीं करा। उसने कई साल हो गए भाई, उसने अब तक लिस्ट ही नहीं बना के भेजी इसको DICGC को कि इन कस्टमरों के हमने पैसे देने हैं इतने इतने। और इसमें हमने पूरा चेक करा और हमें ये पता लगा कि ऑन एन एवरेज 2 साल से थोड़ा सा ऊपर लग जाता है ये इंश्योरेंस के पैसे असलियत में मिलने पे। अब भैया इससे तो मेरे को यही समझ आया कि अगर मेरे को अगले 2, 4, 6 महीने में पैसों की ज़रूरत होगी ना भाई, तो मैं अपने सारे पैसे किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में नहीं रखूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा सेफ रहे, और ऐसा ना हो मैं एट ए टाइम निकलवाने जाऊँ और वहाँ फिर मेरे को 2 साल इंतज़ार करना पड़ जाए। तो भैया मैंने ये सोचा कि मैं एक स्मॉल फाइनेंस में ज़्यादा पैसे रखने की बजाय 2-3 स्मॉल फाइनेंस बैंकों में अपना खाता खुलवाऊँगा और उनमें थोड़े थोड़े पैसे रखूँगा, ताकि एक डूब भी जाए तो कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब भाई मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन करके ना अपनी पर्सनल लिमिट से भी दिमाग में सेट कर रखी कि मैं किसी भी बैंक के अंदर 3,21,000 रुपये से ज़्यादा नहीं रखूँगा भाई, बेशक उसकी लिमिट 5 लाख हो इंश्योर्ड वैल्यू की। और जो कम से कम रखने वो भाई मैंने सोचा कि मैं 24,000 रखूँगा, और जो एवरेज बैलेंस है वो मैं कोशिश करूँगा
अगर सब कुछ सही रहा तो 1,80,000 मेंटेन करने की। अब भाई मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने अपने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में कितने पैसे रखे हुए हैं। तो उसके लिए भाई मैं फटाफट ऐप खोल लेता हूँ और उसमें अपना लॉगिन कर देता हूँ। तो भाइयों जैसे आप देख सकते हो मेरे अकाउंट में अभी 2,07,272 रुपये जमा है और 10,000 की भाई एक एफडी भी शो कर रहा। वो हमने इसी चैनल पे अपने बना के देखी थी, उसकी वीडियो का लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख सकते हो। तो भाई वीडियो काम की लगी हो तो वीडियो को कर दियो लाइक और चैनल को कर लियो सब्सक्राइब, क्योंकि भाई हम पैसे से जुड़ी हुई इसी तरह की वीडियो लाते रहे हैं अपने चैनल पे और उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएंगे। तो भाई बस कर दो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब, हम अपना फिर से मेहनत शुरू करें भाई।